हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को न्याय के प्रकार बतलाऊंगी। यानी न्याय कितने प्रकार के होते हैं। तो न्याय दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध, जिस न्याय में तीनों वाक्य एक ही तरह के हों तो उसे हम शुद्ध न्याय कहते हैं। अर्थात जैसे तीनों या तो कैटेगोरिकल हो, हाइपोथेटिकल हो या डिसजंक्शन हो। लेकिन जिस वाक्य में तीनों वाक्य एक तरह के नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य हम कहते हैं, यानी मिक्स्ड सिलोजिज्म कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। पहला हेत्वाश्रित निरपेक्ष न्याय, दूसरा वैकल्पिक निरपेक्ष न्यायवाद और तीसरा द्विधा यानी डायलेमा। एक बार मैं फिर बतला दूं कि जिस न्याय में तीनों वाक्य एक ही तरह के होते हैं उसे हम शुद्ध न्याय कहते हैं। यानी उसमें अगर हेत्वाश्रित यानी कैटेगोरिकल रहेगा तो तीनों वाक्य कैटेगोरिकल रहेगा, हाइपोथेटिकल यानी वैकल्पिक रहेगा तो वही तीनों वाक्य एक ही तरह का होगा, और डिसजंक्टिव यानी वो भी एक ही तरह का होगा। और जिस न्याय में तीनों वाक्य के मिश्रित रूप रहते हैं उसको हम मिश्रित न्याय कहते हैं। मिश्रित न्याय तीन प्रकार के होते हैं, हेत्वाश्रित निरपेक्ष न्याय, वैकल्पिक निरपेक्ष न्याय और तीसरा द्विधा, जिसको डायलेमा बोलते हैं। तो जब हम शुद्ध न्याय जिसके तीनों वाक्य होते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, तो यह न्याय तभी सही यानी वैलिड माना जाता है जब उनमें नियमों का पालन हो, और इसे ही न्याय के हम सामान्य नियम कहते हैं। यानी ये नियम जो है सो सभी में लागू होते हैं। पहला नियम है कि प्रत्येक न्याय में केवल 3 या 3 पदों का ही प्रयोग होना चाहिए। इस बात को मैंने पहले भी बतलाया है कि मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और मिडिल टर्म। तो ये अगर हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो इसमें चतुष्पद का दोष हो जाता है। इस बात को मैंने पहले भी बतलाया था। और ये भी बात बतलाया कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द का ये दो अर्थ निकलता है, तो उस स्थिति में भी इसमें द्विअर्थिक दोष हो जाता है या चतुष्पद का दोष हो जाता है। दूसरा नियम है कि प्रत्येक न्याय में केवल 3 वाक्य ही होना चाहिए, यानी बृहत वाक्य, लघु वाक्य और निष्कर्ष। न 3 से अधिक होगा और न 3 से कम होगा, क्योंकि अगर हम मध्य पद जो है सो बृहत वाक्य और लघु वाक्य में संबंध स्थापित करता है। तो मध्य पद फर्स्ट आधार वाक्य में बृहत पद के साथ संबंध स्थापित करता है और सेकंड वाक्य में लघु पद के साथ संबंध स्थापित करता है। तो ये जो लघु पद और बृहत पद का जो आपसी संबंध है वह निष्कर्ष वाक्य में प्राप्ति होती है। इस चीज़ को मैंने पहले ही बताया कि जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, देयरफॉर राम मरणशील है। तो इसमें मनुष्य शब्द को शुरू में हम ये बृहत पद के साथ उसका संबंध स्थापित दिखाते हैं और दूसरे वाक्य में लघु वाक्य के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और तीसरे में जब मिडिल टर्म का दोनों से संबंध स्थापित रहता है तो निष्कर्ष में हम फिर लघु पद और बृहत पद में हम संबंध दिखाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक न्याय में 3 वाक्य होते हैं। तीसरा है कि मिडिल टर्म को दोनों आधार वाक्यों में कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। अगर वो व्याप्त नहीं होता है तो उसमें अव्याप्त मध्यम पद का दोष आ जाता है। तो इसलिए मिडिल टर्म को कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। अब है चौथा नियम कि
प्रत्येक निष्कर्ष में उस पद को हम व्याप्त नहीं कर सकते हैं जो आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है। पहले भी मैं बतलाई हूँ कि जिसको हम पूर्ण रूप से लेते हैं उसको हम व्याप्त बोलते हैं। तो ए ई आई ओ में कौन कौन से पद व्याप्त होते हैं इसको मैंने बतला दिया है, फिर भी मैं बतला रही हूँ कि ए में सब्जेक्ट व्याप्त होता है, आई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है, ई में आई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है, आई में न सब्जेक्ट व्याप्त होता है न प्रेडिकेट व्याप्त होता है, और ओ में सिर्फ प्रेडिकेट व्याप्त होता है। कि तो जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है उसको हम निष्कर्ष में व्याप्त नहीं कर सकते हैं। यानी जब जैसे मान लीजिए कि ए आई ओ, तो हर आकार में अलग अलग नियम होते हैं, उसके मैं अलग अलग नियमों को मैं बाद में बतलाऊंगी। अभी ये जो जनरल नियम है उसके विषय में बतला रही हूँ। अब आ जाइए, पांचवा नियम है कि यदि दोनों वाक्य में एक निगेटिव है यानी निषेधात्मक है तो निष्कर्ष निषेधात्मक ही निकलता है। और यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। यानी अगर ई और ओ है, दोनों आधार वाक्य यानी दोनों निगेटिव है, तो उस तरह के वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आ जाइए, छठा नियम है कि यदि कोई एक आधार वाक्य, मैं पहले ही बतला दी, यदि कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष अवश्य निषेधात्मक होगा। उसको हम भावात्मक में निष्कर्षम नहीं दिखला सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस नियम का प्रतिकूल भी सत्य है कि यदि निष्कर्ष निषेधात्मक है तो आधार वाक्य भी निषेधात्मक होगा। यानी आप उसको जांच करना चाहें तो यदि निष्कर्ष आपका निषेधात्मक यानी ओ चाहे ई में निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आधार वाक्य में ओ या ई में से एक वाक्य जरूर होगा। अब आ जाइए, इसका सातवां नियम है कि यदि दोनों आधार वाक्य भावात्मक हैं तो निष्कर्ष अवश्य भावात्मक होगा। यानी अगर इसका आधार वाक्य ए और आई है तो निष्कर्ष या तो ए में निकलेगा या आई में निकलेगा, क्योंकि अगर हम ओ और ई में निकालेंगे तो उसका जो आधार वाक्य है निषेधात्मक हो जाएगा। तो इसलिए यदि दोनों आधार वाक्य भावात्मक है तो निष्कर्ष भी भावात्मक में ही होगा। अब आठवां नियम है कि यदि दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी है तो उससे कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यानी अगर दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी है, जैसे आई या ओ है, तो उन दोनों आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा कि दो अंशव्यापी वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। या आई से, या ओ से, और या आई ओ से, या ओ आई से। तो ये दोनों वाक्य चूंकि अंशव्यापी है तो इस तरह के वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब नौवां नियम है कि यदि एक आधार वाक्य अंशव्यापी है तो निष्कर्ष अवश्य ही अंशव्यापी होगा। यानी यदि एक आधार वाक्य अंशव्यापी है, जैसे मान लीजिए आई ए ओ ए, ई आई ई, ओ या ओ आई, तो इसमें एक अंशव्यापी वाक्य है और दूसरा पूर्णव्यापी है, तो निष्कर्ष जो हम निकालेंगे उसको अंशव्यापी वाक्य में ही हम निकालेंगे। और 10वां नियम यानी लास्ट नियम है कि यदि दोनों बृहत वाक्य यदि अंशव्यापी हो, यानी फर्स्ट वाक्य यदि अंशव्यापी हो
और लघु वाक्य यानी दूसरा वाक्य निषेधात्मक हो तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। यदि बृहत वाक्य अंशव्यापी हो और दूसरा वाक्य निषेधात्मक हो तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये है निरपेक्ष न्याय या मध्याश्रित अनुमान के 10 नियम। और इसके बाद ये जो नियम है ये सामान्य नियम है, सभी में लागू होते हैं और सभी आकारों में ये नियम लागू होंगे। और मैं आगे की क्लास में आप लोगों को आकार के विषय में बतलाऊंगी कि कहाँ पर कौन सा पद और क्या होगा। थैंक यू।